माया ने छाया जीजी को हरे पर्दे खिसकाकर देखा। दूर दूर तक कोहरा फैल गया था। अंधेरे में चमकती छिपती रोशनियां जुगनू सी दप दप दमक रही थीं। गरजते मेघों का तर्जन सुनकर लगता था कि पानी बड़े वेग से बरसेगा। अभी तक जीजी हॉस्पिटल के राउंड से नहीं लौटी। क्या पता किसी कमबख्त को दर्द उठाया हो। बच्चे कब के स्कूल से लौट आए होंगे। झुंझलाकर माया ने छाता उठा लिया और जीजी के खानसामे से बोली, जीजी से कहना मैं आई थी। मैं बड़ी देर रुकी रही, कल फिर आऊँगी। कोहरा चीर कर वो घर की ओर चल दी। कितनी अच्छी पिक्चर आई थी, लव इन दी आफ्टरनून, और जीजी ने सब चौपट कर दिया। कल का दिन बीच में है, परसों फिर उसके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। बुध को लौटेगा गिरीश। खैर कल सही, बस कल जीजी को फिर कोई निगोड़ी मरीज न बांध बैठे। घर पहुंची तो गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। रानी खेत की हिमशीतल बयार और हृदय के आतंक ने उसे कपा दिया। तो क्या लौट आए हैं? वो भीतर गई ही थी कि सोनिया भागती हुई उससे लिपट गई। मम्मी, वो फुसफुसाकर बोली, पापा दौरे से लौट आए हैं। मूड बहुत ख़राब है, इतना ख़राब। वो अपनी नन्ही सी बाहों को शून्य में फैलाकर पिता के भयंकर मूड का घनत्व बतलाने लगी। भाई गॉड मम्मी, ड्राइवर से बोले सुअर का बच्चा। और अच्छा बस कर, माया ने झुंझलाकर उसे अपने से अलग कर कहा। इसी बीच गोसल खाने का द्वार खुला। द्वार क्या खुला कि सर्कस के शेर का पिंजरा खुल गया। अच्छा कहिए, घूम आई? जानलेवा घाटियों पर जीप दौड़ाकर इंसान घर आता है तो एक प्याली चाय का ठिकाना नहीं। जाइए ना और घुमाइए। गिरीश ने उसे क्रूर दृष्टि से चीर कर रख दिया। अपनी शांत दृष्टि से पति का व्यंग और क्रोध झेलकर माया बोली, घूमने नहीं गई थी, छाया जीजी के यहाँ गई थी। बड़ी कृपा की। गिरीश ने स्वर का बाण मारा और अखबार उठाकर पढ़ने लगा। डबडबाई आंखें पूंछकर माया चौके में जाने लगी तो मम्मी मम्मी कहता 2 वर्ष का अतुल पैरों से लिपट गया। उसके पीछे कूदता फांदता एल्सेशियन रोस्ट्री आ गया। उसकी उसी कूदा फांदी से पीतल का फूलदान झनझना कर गिरा। अखबार हटाकर गिरीश ने एक लात रोस्ट्री को जड़ दी और गरज कर बोला, भाग जा हरामजादे, 2 मिनट तो कहीं शांति से बैठने को मिले। सहम कर क्षण भर में पूरा परिवार बिखर गया। माया आकर अतुल बाबा को ले गई। बाप रे बाप, साहब हैं या बम का गोला? वो मन ही मन बुदबुदाई। माया ने चट गुसल खाने में जाकर द्वार बंद कर लिए। सहमी सोना अपनी होमवर्क की कॉपी में भयंकर दैत्याकृतियाँ बनाकर लिखने लगी। पापा इज़ अ डेविल, पापा भूत हैं, पापा इज़ अ बिग फैट डेविल। प्रतुल अपने मित्र के यहाँ अंग्रेज़ी गाने के रिकॉर्ड सुनने गया था। तंग मोहरे की पैंट की जेब में हाथ डालकर मस्तानी चाल से गुनगुनाता भीतर घुस आया। लिपस्टिक ऑन योर कॉलर। गिरी मेज़ और बिखरे फूलदान को बिना देखे ही कंठ स्वर तीव्रतर करता वो बढ़ता गया। सहसा कोने की कुर्सी पर पापा को देखा तो सांप सूंघ गया। आहा, आइए प्रिंस ऑफ वेल्स। व्यंग के तीखे स्वर में पापा बोले, कहिए कितनी पिक्चर देखी? ये लिपस्टिक वाला वाहियात गाना भी उसी पिक्चर का है क्यों? न पापा, ये तो बिना का टॉप हिट है। रुआं सा होकर प्रतुल बोला, क्यों नहीं, बाप साला हड्डियां तोड़कर पैसा कमाता है कि लाडले यही हिट सुने। चल ये चूड़ीदार पैंट बदल करा। बेशरम ज़माना बोल रहा है, बाप के सामने बेहुदा गाने गाए जाते हैं। चल हिसाब की कॉपी लेकर बैठ। इनकी उम्र में हमें चक्रवर्ती की अंगणित जीभ की नोक पर थी और इनसे पूछिए 16 का पहाड़ा तो साफ। हरामी स्कूल के मास्टर और 2 अंगुल बढ़कर ये छोकरे। सहम कर प्रतुल पैंट बदलने चला गया। गिरीश चंद्र शर्मा अपने विभाग का सबसे सम्मानित और ख्याति प्राप्त इंजीनियर था। दुर्गम पहाड़ों के वक्ष चीरकर नई नई मोटर रोड बनाने का भार इसीलिए उसको सौंपा गया था। किंतु लोहे का पुल और बड़े बड़े पहाड़ डायनामाइट से उड़ाकर चौड़ी सुगम सड़क बनाने की प्रणाली वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खींचकर लाना चाहता था। कठोर अनुशासन, ममता और वात्सल्य की डोर को चतुर चूहे की भांति भीतर ही भीतर कुतरे जा रहा था, इसका उसे ध्यान ही नहीं था। इसी से जब वो दौरे पर जाता तो घर में शहनाइयाँ बजने लगती। अत्ती को आया को सौंप माया जीजी के यहाँ चली जाती। दोनों बहनें घंटों गप लड़ाती और दिन डूबे माया घर लौट आती तो सोचती, हाय छाया जीजी कितनी सुखी हैं,
न बच्चों की चेपें, न पति की झिड़कियाँ। काश मैं छाया जिज्जी होती। और छाया सोचती, हाय माया कितनी सुखी है, फूल से बच्चे और कार्तिकेय सा सुंदर पति। काश मैं माया होती। छाया थी सांवली, देखने में अति सामान्य, किंतु पढ़ने में प्रखर बुद्धि। इसी से वो बन गई डॉक्टर। और माया थी सुंदरी, भावुक, शरीर और मन दोनों से दुर्बल। सिविल सर्जन पिता की लड़ैती पुत्रियां बड़े दुलार में पलकर पड़ी हुई थी। माया नाजुक और छोटी होने के कारण पिता की बहुत मुँह लगी थी। इसी से बड़े यत्न से उसके लिए वर चयन किया गया था। गिरीश रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का मेधावी छात्र था। लाखों में एक जानकर ही उसके संपन्न ससुर ने उसे चुना है, ये वो जानता था। किंतु उनका धन वैभव उनके व्यक्तित्व को मोल तोल की डोर में कभी नहीं बांध सकेगा, ये उसने एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया था। दोनों का व्यक्तित्व नहले पे दहला था। झड़प होती तो माया और गिरीश सांप और नेवले की भांति आमने सामने खड़े हो जाते। जय पराजय का लेखा कब किसके पल्ले रहा, कोई जान भी न पाता। माया थी भावुक और गिरीश को भावुकता से चिढ़ थी। माया को शोख रंग की साड़ियाँ पसंद थी, कभी कभी लिपस्टिक भी लगा लेती। तो गिरीश कहता, चूहा मारकर खून लगा लो ना होठों पर, और अच्छी लगोगी। माया जल भून कर रह जाती। माया को रोस्ट चिकन चिचोड़ने में स्वर्गीय आनंद आता और गिरीश को गोश्त देखकर उबकाइयाँ आती। छाया जीजी कभी बड़ी चेष्टा और चातुर्य से छोटी बहन से बातें उगलवा लेती हैं। हद है ये गिरीश, अजब कसाई है, गोया बाप ना हुआ हौवा हो गया, कल ही कहूँगी मैं, वो कहती। पर मन ही मन स्वयं उस मान मनोबल को तरस कर रह जाती। कैसे अमूल्य होते होंगे वे मान अभिमान के मधुर क्षण, वो रूठना, वो मनाना, उसके जीवन में आकाश कुसुम चयन सम रहेंगे। उधर गिरीश उससे मन ही मन चिढ़ उठा। जब से छाया की बदली रानीखेत हो गई, माया एकदम ही पराई सी हो गई थी। पति पत्नी में बोलचाल हाँ हूँ तक ही सीमित थी। निरंकुश स्वेच्छाचारी सम्राट की भांति गिरीश ने शासन की बागडोर अव्यवस्था के भय से और कड़ी कर दी। खाने की मेज पर सबके लगते, पर गिरीश के आते ही अनुशासन का कठोर मेघ सा छा जाता। यंत्रवत कौर निगलकर सब चुपचाप उड़ जाते। मेज़ पर लगे कह कहे, चुहलबाजियाँ जैसे सब भूल गए। मम्मी और पापा के सामान्य से झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिया। नन्हे मासूम भोले चेहरे बेरौनक हो गए, जैसे दुकान पर सजे बहुत पुराने खिलौने हों। घर की झुंझलाहट बाहर उतरने लगी। मेम साहब मेहरी और आया से बेमतलब उलझने लगी। उधर दफ्तर के हेड क्लर्क और चपरासियों पर साहब ज़रा ज़रा सी बात पर बरसने लगे। एक तो मार्च का महीना, बिलों और फाइलों का अंबार। उधर पत्नी और बच्चे मोर्चा बांधकर अलग हो गए। मम्मी और पापा के झगड़े में बच्चों की सहानुभूति मम्मी के साथ देखकर गिरीश जलभून बैठा। उसने अत्याचारों की झड़ी लगा दी। पराठे बनते तो फुलके मांगता। पहले मूंग की दाल से कोसों दूर भागता, अब दिन रात मूंग की दाल की फरमाइश होती। खाना खाकर झनाक से थाली पटक देता, कभी झनक से गिलास। उधर क्रोध और झुंझलाहट से भरी माया चौके से ही चिमटे और सरसी का जल तरंग बजाकर प्रत्युत्तर देती। ऐसी बाढ़ आ गई जिसका कूल किनारा नजर नहीं आता था। लगता था क्रोध की नदी हरी भरी गृहस्थी को निगल कर ही मानेगी। एक दिन माया हल्दी की पुड़िया खोलकर संभाल रही थी कि पुड़िया के कागज़ पर दृष्टि दौड़ गई। फटे अखबार का पृष्ठ था, 20 वर्षीय स्त्री की दुखद मृत्यु। घर के झगड़े से ऊबकर 20 वर्षीय मिसेस खेर ने कल मिट्टी तेल डालकर आत्महत्या कर ली। डूबते को तिनके का सहारा मिला। क्षण भर की यातना और वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगी। आज ही वो ये संकल्प पूरा करेगी। माया की आंखें चमक उठी। खूब सबक मिलेगा बच्चों को, अकल ठिकाने आ जाएगी। ज़रा रख तो लें धोबी और दूध का हिसाब, चला तो लें घर खर्चा, जान लेंगे बच्चों कि कै बीसी सैकड़ा होते हैं। एक रात अतुल बीमार पड़ जाए तो छठी का दूध याद आ जाएगा। पर सहसा मातृहीन अतुल की काल्पनिक बीमारी की आशंका ने पति के प्रति प्रतिहिंसा की ज्वाला पर ठंडा पानी गिरा दिया। माँ के गले का हार पकड़े बिना अतुल दूध की बोतल मुंह में नहीं लेता। एक दिन उसे छाया के यहाँ से लौटने में देर हो गई थी तो मम्मी मम्मी चीखकर उसे बुखार हो आया था। सोनिया को स्कूल जाने से पूर्व माँ से लिपटकर नित्य 2 आने वसूलने का कुटेव है।
एक आने का वो आम पापड़ लेती है और एक आने की खट्टी मीठी गोली। और उसके 100 लाड़ों का लड़ाया प्रतुल। महीने में 10 अंग्रेज़ी कॉमिक पढ़े बिना उसे पेचिश हो जाती है। घर के डेफिसिट बजट को खींच खींच कर उसके पेचिश की दवा भी माया को ही जुटानी होती है। और स्वयं गिरीश कितना ही गरजे और तरजे, पर माया के बिना मणिहारा सर्प सा व्याकुल हो उठता है। भाड़ में जाए सब। मान अभिमान से माया की छाती फूल उठी। अपनी काल्पनिक मृत्यु पर स्वयं ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। सोनिया लौटेगी तो देखेगी नित्य की भांति मम्मी चाय की मेज़ पर नाश्ता सजाए खड़ी नहीं है। बड़ी सी चादर से उसकी लाश ढक दी गई है। अपराधी गिरीश विषाद से काला चेहरा लिए कुर्सी पर बैठा है। अतुल आकर माँ की लाश से चिपट कर कहता, मम्मी उतो। तभी अपने को रोक नहीं सकता गिरीश। फुक्का फाड़ कर रो उठता है। माया इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे गई? परम संतोष से माया ने मिट्टी की तेल की बोतल पकड़ ली। सहसा माया को याद आया, छाया जीजी ने उसे नई ऑलिव ग्रीन साड़ी लेकर दी थी। एक दिन भी तो नहीं पहनी उसने। क्यों ना आज अंतिम बार पहन ले। माया ने मुंह धोया, नई साड़ी पहनी, जूड़ा बनाया, सफ़ेद माथे पर बड़ी जतन से बिंदी धरी और अंतिम बार शहीद की करुण दृष्टि से अपना मोहक प्रतिबिंब आईने में देखा। एक बार, केवल एक बार अतुल को देखने की इच्छा बलवती हो उठी। धीरे धीरे वो दबे पैरों से गोल कमरे तक आई। अकेला बैठा अत्ती बूट पॉलिश की डिबिया को फर्श पर लुढ़का लुढ़का कर खेल रहा था। भाग भाग कर मुंह में दबाकर रोस्ट्री उसे फिर नन्हे मालिक के चरणों में रख रहा था और दोनों हाथों से तालियां बजाकर किलकारी मारता अतुल फिर उसे पहिए की भांति लुढ़का दे रहा था। पुत्र की क्रीड़ारत छवि को डबडबाई आंखों में भरकर माया देहरी से ही लौट आई। घड़ी में 2 बजे थे। 3 बजे बच्चे लौट आएंगे। इससे पहले ही मन पक्का कर मुक्ति पा लेना होगा। मिट्टी तेल की बोतल और दिया सलाई लेकर वो गुसल खाने में घुसने को ही थी कि सहसा स्मरण हो आया। प्रतुल सुबह कह गया था, मम्मी मेरी सफ़ेद कमीज़ में बटन टाँक देना, मुझे डिबेट में जाना है। झुंझलाकर बाहर निकली और कमीज़ निकालकर बटन टाँकने बैठ गई। कभी याद करेगा मम्मी के हाथ का टका आखिरी बटन। बेसमझ आंखें फिर बरसने लगीं। अतुल की किलकारियाँ और नन्ही सी हथेली की तालियाँ उसके हृदय पर घन किसी चोट कर रही थीं। पर अब नहीं रुकेगी वो। बाथरूम में घुसकर कुंडी चढ़ाएगी और पर क्या इतनी सुंदर ऑलिव ग्रीन कांजीवरम मिट्टी का तेल छिड़कना ठीक होगा? क्यों ना कोई फटी सी इकलाई पहन ले। इसे कभी सोनिया पहनेगी। एक लंबी सांस खींचकर उसने सोचा। वो सोच ही रही थी कि गिरीश का स्वर आया, अरे दुष्ट, ये क्या लंगूर सी शक्ल बना ली है, हो। और पति का वही चिरपरिचित उन्मुक्त हास्य उसे प्राय भूल ही गई थी। स्नेहमयी वात्सल्यपूर्ण झिड़की ही थी। क्रोध का लेश मात्र भी न था उसमें। हट तेरी नानी की दुम, क्या चेहरा बना लिया रे भूत। क्या किया पापा? सोनिया और प्रतुल का स्वर आया, साथ ही पिता और बालकों का सम्मिलित राशीभूत अट्टहास। चट मिट्टी तेल की बोतल कोने में पटक वो बाहर निकल आई। घड़ी में अभी भी 2 ही बजे थे। सर्वनाश, तो क्या घड़ी बंद थी? कान के पास घड़ी ले जाकर देखा तो सचमुच ही घड़ी बंद थी। चाय का पानी भी तो नहीं चढ़ाया था उसने। इतने में ही अतुल को कंधे पर बिठाकर गिरीश आ गया। उसके पीछे प्रतुल और सोनिया और सबके पीछे दुम हिलाकर नन्हे मालिक के अनुपम कला चातुर्य की दाद देता रोस्ट्री। बादलों को चीरकर जैसे सहसा तरुण चंद्र की द्योत चंद्रिका म्लान वनवनांत को रंग जाती है, ऐसे ही पुत्र को देख मधुर हास्य से माया का वेदना विकीर्ण म्लान मुखमंडल उज्ज्वल हो उठा। पति के कंधे पर बंदर का सा चेहरा बनाए श्री अतुल चंद्र शर्मा विराजमान थे। बूट पॉलिश की कारी डिबिया से उसने अपने चंद्रमुख को नाना आकार के त्रिपुंडों से शोभित कर रखा था और अपने 2 दांतों की अनुपम छटा बिखेरते फक से मुस्कुरा रहे थे। पति की ओर देखकर माया ने आंखों ही आंखों में संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। माया को देख अतुल उसकी गोद में आने को मचलने लगा। बाहें फैलाकर माया उसे लेने लगी तो पति के कंधे से उसका हाथ छू गया। बच्चों की दृष्टि बचाकर गिरीश ने उसकी बाहों में चिमटी काट दी
उफ। माया ने स्नेहपूर्ण कटाक्ष से गिरीश की ओर देखकर अतुल को गोद में ले लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसी नासमझ है छाया जीजी। कहती हैं तेरा पति कसाई है, कसाई भला ऐसी स्नेह भीगी हरकतें कर सकता है। देख तो सोनी, घड़ी में क्या बजा है? 4:15 बजे मुझे एक मीटिंग में जाना है, गिरीश ने कहा। भागकर सोनिया घड़ी देख आई। हाय पापा, कैसी कनस्तर घड़ी है, जब देखो तब बंद। उसमें तो 2:15 ही बजा है। देखिए, सच घड़ी में अभी भी 2 ही बजे थे। माया ने कृतज्ञता कातर दृष्टि से बंद घड़ी को देखा। उसे लगा जैसे उस बंद निर्जीव घड़ी से सुंदर अन्य कोई वस्तु संसार में हो नहीं सकती।